हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी विवादित मामला सुनने को मिला है और आपको ये जानना पड़ेगा पहले कि इसका जड़ कहाँ है। तो पहला मेरा ये वीडियो है जो इसके संबंध में इसके जड़ में जाने का प्रयास कर रहा है और आपको ये बताने का प्रयास करेगा कि आप इस चीज़ को पहले बेहतर तरीके से समझिए, तब भारत और कनाडा के जो तत्कालिक संबंध में जो विवाद रहा है इसको आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ये मेरा पहला वीडियो होगा भारत कनाडा के संबंध में जो विवाद से संबंधित इसके जड़ में जाएगा। दूसरा वीडियो हम एक दिन जो भी समय मिलेगा उस हिसाब से फिर डालेंगे, क्योंकि करेंट जो हमारा इशू है उसको ध्यान में रख के बात करेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि भारत और कनाडा के बीच में संबंध का जो जड़ है वो खालिस्तान है। देखिएगा ध्यान से, खालिस्तान है। ये खालिस्तान जो मूवमेंट है, ये खालिस्तान मूवमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ये लोग बाहर में रह के भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज देने का प्रयास कर रहे हैं और किन की मदद से कर रहे हैं, कनाडा का इंटरेस्ट क्या है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम ये जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो चलिए देखिए, खालिस्तान दरअसल एक अलगाववादी आंदोलन है। क्या है? एक अलगाववादी आंदोलन है जो सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है। जो पंजाब, दरअसल रंजीत सिंह के समय में जितना बड़ा पंजाब था वो आपको मालूम है कि आज़ादी के समय में जब विभाजन हुआ और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो इसीलिए पंजाब जो रंजीत सिंह का था वो दो भागों में बट गया, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब जो है वो भारत के अधीन आ गया और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान के अधीन चला गया। अब खालिस्तान लोग जो आज़ादी का समय में खालिस्तान लोग जो समर्थक लोग थे, कुछ लोग सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, धर्म के आधार पर अगर पाकिस्तान बन रहा है तो हमें भी एक अलग देश दे दो, खालिस्तान, है ना। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय सिरे से खारिज कर दिया इस मैटर को और फिर आगे क्या क्या डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा। तो सबसे पहले क्या है कि खालिस्तान क्या है, खालिस्तान आंदोलन क्या है। एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो वर्तमान पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में विभाजित था उस समय में, है ना, में खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना की मांग करता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए उसकी उत्पत्ति क्या हुई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1947 में, है ना, स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन हुआ और वो त्रासदी थी एक तरह से। कई सारे लोग बेघर हो गए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का हश्र क्या है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पंजाब की क्षेत्रीय सीमा का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रंजीत सिंह के समय का जो पंजाब था उसके दो भाग हो गए, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी भारत और पश्चिमी, देखिए यही है आपका खालिस्तान का इलाका जो निर्माण है। ये रंजीत सिंह का इलाका था, पूरी तरह से रंजीत सिंह सिख साम्राज्य यहाँ पर स्थापित थी, है ना। और ये आपका देखिए भारत का बॉर्डर हो गया। ये जो है भारत का बॉर्डर है, ये भारत में है और ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अब खालिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, जो इंडिया वाला जो पंजाब प्रांत है उसको छोड़ो और हम पंजाब, पाकिस्तान ने क्या कहा उसको चढ़ा दिया हुआ है, दरअसल चढ़ा दिया हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ, कहा कि जो पहले इंडिया से पंजाब जो है, इंडिया में जो पंजाब है उसको लो, इसके बाद हम तुमको अपना वाला पंजाब प्रांत दे देंगे और एक अलग देश बनाना जो बफर स्टेट के रूप में काम करेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, खालिस्तान। तो ये उनका सपना था। ये सपना ही रहता है। सपना वही पूरा होता है जो अपने बस में है,
जो इसके बस में नहीं है वो सपना पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए पहली बात, यही रणजीत सिंह महाराणा रणजीत सिंह का पंजाब प्रांत। देखिए, ये भारत का वर्तमान सीमा है, ये पंजाब में जो है वो पाकिस्तान में चला गया और ये पंजाब जो है वो भारत में चला है। अब देखिए, अभी क्या सवाल ये हुआ, सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों को इस बात का दर्द झलका है। वो दर्द क्या है कि महाराणा रणजीत सिंह के जो महान सिख साम्राज्य थी ना, उसमें उसकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर भी पाकिस्तान में चली गई। देखिए, लाहौर पाकिस्तान में चली गई। और सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक थे, उनकी जन्मस्थली ननकाना साहिब भी, जो सिखों की पवित्र स्थल मानी जाती थी, मानी क्या जाती है, अभी भी है। इसी पर जो है करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया अभी, वो भी पाकिस्तान में चला गया। अब इन दोनों मुद्दे जो हैं वो आपको पंजाबी जो कुछ लोग हैं उनके दिल में टीस अभी तक बरकरार है। और पंजाबी का जो भारत में सिख कम्युनिटी है, उसकी कुल भारतीय आबादी का लगभग 2% हिस्सेदारी रखता है। इन लोगों को इस बात का मन में क्लेश हो गया कि हमारे जो आस्था के पुजारी हैं, आस्था के केंद्र में जो गुरु नानक देव जी हैं, वो हमारे भारत के देश से अलग हो गए और वो चले गए पाकिस्तान के इलाके में। इसलिए हमें एक ऐसे देश की जरूरत है, हम जिसकी अपनी संप्रभुता हो, जहां हमारी सांस्कृतिक पहचान हो, जहां हमारी अपनी आस्था का केंद्र बिंदु हो। इसलिए उन्होंने ननकाना साहिब और लाहौर जो था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया। अब वो चाहते हैं कि वो एक साथ आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखिए, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। 1952 में भारत में ये एग्जाम में पूछता भी है, अब गौर कीजिएगा। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। अकाली दल जो था वो सांस्कृतिक रूप से पंजाबी राज्य के लिए, है ना, अलग स्थापना करने के लिए, पंजाब राज्य की अलग स्थापना करने के लिए दबाव डाला और उसने राज्य पुनर्गठन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी 55 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसने अकाली दल की अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया सिक्योरिटी पर्पस से। लेकिन 66 में पंजाबी जो सूबा की मांग प्रतिबिंबित करने के लिए पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पंजाब राज्य जो था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है पंजाबी भाषा और सिख बहुसंख्यक जो इलाका था, जिसको पंजाब वर्तमान में भारत का पंजाब राज्य है, उसमें उसको एक राज्य बनाया गया। इसके बाद हिंदी भाषी, उसके दक्षिणी इलाके को तोड़कर हिंदी भाषी राज्य एक बनाया गया जिसका नाम था हरियाणा, और एक राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश। आपको हम थोड़ा सा और गौर करवाते हैं। यहाँ देखिए, ये रणजीत सिंह का एम्पायर है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो अमृतसर है, अमृतसर के बाद इधर का जो इलाका आया है ना, इधर का जो इलाका है इसको तोड़ के एक अलग बनाया गया हरियाणा। ये पंजाब का पंजाब रहा और ये जो इलाका है वो हिमाचल प्रदेश है। ये ऐसे इसको बनाया गया कब? 1966 में। इसको और गौर करने की जरूरत है। देखिए, ये हो गया, इसके बाद और गौर करने की जरूरत है। इसके बाद आनंदपुर साहिब एग्रीमेंट है। आनंदपुर साहिब जो है वो एक प्रस्ताव है जो 1973 में, है ना, सिख बहुल पंजाब के लिए अकाली दल के नेतृत्व में यह रिजोल्यूशन पारित हुआ था। देखिए, अक्टूबर 1973 आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास है। इसमें ये प्रस्ताव किया गया था कि पंजाब से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों की पूर्ण स्वायत्तता देने की मांग की गई और ये स्वायत्तता देने की ताकि अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने के लिए किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो अकाली दल है, अकाली दल ने भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे थे। वो भारत के लिए
बेशक भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है एक गंभीर चिंता का विषय था। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्थान कब बनाता है, जब आप ट्रेन में जाते हो ना, तो क्या करते हो, पायदान पकड़ के लटक जाते हो, अजीब टाइप का लटके रहते हो। लेकिन जब पायदान पकड़ा जाता है, एक पैर रखा जाता है, तो दोनों पैर रखने का प्रयास करते हैं, फिर दोनों पैर के साथ आराम से फैली एकदम हिलहाल सबको साइड करके आराम से रहते हो, तब अपनी जगह बना लेते हो। याद कीजिए ये सिचुएशन इसी चिंता को जाहिर करता था। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब आपको मालूम होगा कि जनरल सिंह भिंडरावाले ने जो एक सिख गुरु के रूप में स्थापित हुआ था और काफी प्रसिद्धि पाई थी, उसने स्वयं को सिख का एक बहुत बड़ा मतलब उपदेशक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के जो नेता थे उस समय के, राजीव गांधी है ना, और संजय गांधी इत्यादि, इन लोगों के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका अच्छा खासा तालमेल था और अपने राजनीतिक लाभ के लिए यही है। देखिए जनरल सिंह भिंडरावाले, देखिए यही जनरल सिंह भिंडरावाले हैं। और एक तरफ माना जाता है, ऐसा हम इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं उचित कर समझते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है, हम वीडियो नॉन पॉलिटिकल बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 1980 के दशक तक ये जो सिचुएशन है एक बहुत बड़ा समस्या बन के उभरा था। ऐसा माना जाता है ये बात कि कांग्रेस का उसके साथ काफी तालमेल था, वो भी वोट बैंक के लिए। खैर एनीवे जो भी हो, इस मामले में हम कुछ ज्यादा बोलना उचित नहीं समझते। इसके बाद देखिए धर्म युद्ध मोर्चा का एक कॉन्सेप्ट आया। क्या हुआ कि 1977 में दमदमी टकसाल के प्रमुख के रूप में, है ना, कौन उदय हुआ, जनरल सिंह भिंडरावाले, और उसमें उदय हुआ। और 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी सिख संघर्ष के बाद शुरू हुआ इसका सफर, और इसमें अमृतसर में 13 सिख मारे गए थे। आपको मालूम होगा 1982 में जनरल सिंह भिंडरावाले ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाला का मामला बहुत चर्चा में रहता है। इस मामले में हरचंद सिंह लोंगोवाला की अध्यक्षता में एक शिरोमणि अकाली दल द्वारा शुरू किया गया था धर्म युद्ध मोर्चा, है ना, उसका एक हिस्सा था कौन, जनरल सिंह भिंडरावाला। और आनंदपुर साहिब में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें अलग सिख संघ अपनी पहचान बनाने के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी, उसके क्रियान्वयन के लिए, उस प्रस्ताव के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना, वो एक लीड कर रहा था एक तरह से उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। भारत संघ के भीतर एक अलग राज्य बनाने के लिए भिंडरावाले ने गोला बारूद और अपने अनुयायी के साथ स्वर्ण मंदिर के अंदर अपने आप को स्थापित कर लिया। और इसी स्वर्ण मंदिर के स्थापित के बाद इंदिरा गांधी ने जो आंदोलन चलाया, है ना, और इसको ये लोग क्या किया, इंदिरा गांधी ने आंदोलन के कारण जो ये स्वर्ण मंदिर में पूरे हथियार वाला बारूद पैक कर लिए थे, इसके कारण इनको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जिसको खालिस्तान वाले। इसके बाद देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सुना होगा, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये देख रहे हैं धर्म युद्ध मोर्चा, है ना। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए कब हुआ, 1 जून से 6 जून 84 के बीच में। ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपको मालूम है कि जैसा कि भिंडरावाला ने पूरे स्वर्ण मंदिर को अपने कैप्चर में कर रखा था गोले बारूद हथियार के साथ, भारत सरकार ने वहां पे जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला मारा गया और उग्रवादियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त करवा दिया गया। दुनिया में सिख समुदाय ने
चूंकि इसमें लगभग 8,000 सिख मारे गए थे और इस सिख के मरने से दुनिया भर के सिख समुदाय में एक आक्रोश पैदा हुआ और इसी आक्रोश ने खालिस्तान की मांग को और तेज कर दिया। देखिए, खालिस्तान की मांग को और तेज कर दिया। अब देखते हैं कि इसके बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका परिणाम क्या हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मार दिया गया। इंदिरा गांधी अंदर से अपने कंपाउंड से आ रही थी कहीं जाने के लिए और 2 सिख जो उनके बॉडीगार्ड थे दोनों बाहर खड़े थे। बड़ा अच्छा से प्रणाम किया, सीधा उड़ा दी एकदम फटाफट, पता नहीं चला कि क्या है या नहीं है। दूसरा बात, विभाजन के बाद सबसे खराब सांप्रदायिक स्थिति में भारत की स्थिति गई थी, जहां पे लगभग 8,000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया। अभी हम बताए हैं आपको। और भिंडरावाले की हत्या का बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद कनाडा में स्थित जो सिख राष्ट्रवादी, कनाडा का लिंक आप जुड़ रहा है, गौर से देखिएगा, सिख राष्ट्रवादियों ने एयर इंडिया के हवाई जहाज को विस्फोट कर दिया, उड़ा दिया सीधा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि लगभग 329 लोग थे, लगभग सब मारे गए। पंजाब में हिंसा का जो दौर है 1995 तक चलता रहा और आपको मालूम है कि इसी 1990 के दशक का हिस्सा ही है जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घर से बेदखल किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये ऐसा दौर था 1980 और 90 का दशक कि भारत बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था, बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। इसमें जम्मू कश्मीर का भी मामला था, इसमें पंजाब का भी मामला था, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस का भी मामला था। चारों बगल से घिरा हुआ था भारत की स्थिति, बहुत बदतर था। इसके बावजूद भी पंजाब लोग बहुत राष्ट्रवादी होते हैं जी। उन्होंने क्या किया, चंद लोगों, जो पंजाबी लोग थे, चंद लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को खारिज किया और उग्रवादियों के खिलाफ हो गए पंजाबी लोग। और भारत की एकता अखंडता को आगे बढ़ाने में पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि आज भी सिख रेजिमेंट है और आज हालांकि बिहारी रेजिमेंट भी है, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा सिखों का जो बोलबाला है वो लोग बहुत राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं, एकदम सेना में भरपूर तरीके से मदद करते हैं और भर्ती भी होते हैं। अब देखिए, जो सन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसमें एक और ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर रखा गया, जो 1986 से 88 तक चला। आप जानते होंगे इस व्यक्ति को जिसका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इन्हीं का नाम है जो अभी आपके NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और यही है राजीव गांधी, यही राजीव गांधी है। ये दोनों की बीच में बातचीत हो रही है इसी ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लेकर। दरअसल हुआ क्या था कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी की मौत हुई, तो फिर खालिस्तानियों ने अपना पर उठाना शुरू कर दिया। खालिस्तानी को लगा कि यह अच्छा मौका है कि लोहा गर्म है, उसी पर रोटी सेक लिया जाए, यानी कि उसको अपने हिसाब से आकार में ढाल लिया जाए। इसी का फायदा उठाने के लिए दूसरी बात, भारत की स्थिति उस समय बहुत खराब चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर का मामला, इधर इकोनॉमिक क्राइसिस, पंजाब का मामला, सारे सिचुएशन बहुत खराब चल रहे थे। इसका लाभ उठाने के लिए खालिस्तानियों ने पुनः स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। परिणाम ये हुआ कि यही अजीत डोभाल है, मास्टर आदमी है भाई, इसका तोड़ नहीं है। ये बंदा के अंदर जितना करेज है, भारत को बहुत बुरे वक्त में इसने बचाया है। इसलिए भारतीय लोग इनको सैल्यूट करते हैं, इनकी जो करेजियस लाइफ है, इनको बहुत ही तारीफ करते हैं। इन्होंने क्या किया, रिक्शा चालक की भूमिका में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में घुसा, पूरे अमृतसर को कब्जा में कर रखा था उसने। रिक्शा चालक की भूमिका में इन्होंने अमृतसर में प्रवेश किया। खालिस्तानियों ने समझ गया कि ये भारतीय रॉ एजेंट है, भारतीय जो खुफिया विभाग का एजेंट है,
लेकिन इन्होंने क्या किया, खालिस्तानियों को विश्वास में लेने में का एकदम सफल हो गए। कहें कि देखिए हम ISI के एजेंट हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। कमाल का ब्रेन वॉश, देखिए दिमाग का कमाल, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसिया जो इनका है उसका तोड़ नहीं है आज की डेट में किसी अधिकारी के पास। कमाल का दिमाग है इनका, जिनका नाम है अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल साहब है भैया, है ना। इन्होंने बड़े तरीके से उसको अपने विश्वास में लिया और सारा इंटेलिजेंट जो आउटपुट है, इंटेलिजेंस और आउटपुट है वो लेते गए उससे, और अपने जो कमांडो थे हमारे देश की सुरक्षा के उसको देते चले गए रिक्शा वाले की भूमिका में। 2 साल तक ये काम करते रहे और परिणाम 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के द्वारा जितने खालिस्तानी हैं सबको अमृतसर के से खदेड़ कर भगा दिया गया। उसी में यही जो घटना हुआ है स्वर्ण मंदिर का घटना, इन स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर इत्यादि के माध्यम से बहुत सारे जो सिख अलगाववादी लोग थे वो जाके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में जाके बस गए। आए दिनों ये 3 देशों में आप ज़्यादा देखते होंगे खालिस्तानियों ने भारत एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया, ये किया वो किया, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये उसी समय का बात है जब बहुत सारे लोगों ने भारत छोड़कर, आतंकवादी समूह से जो जुड़े हुए थे खालिस्तानी, वो भारत छोड़कर चले गए विदेश में और वहाँ से फिर प्रोपेगेंडा चालू करते चले गए। ये हमारा खालिस्तान मूवमेंट का आधार है और युवाओं को भड़काता है। अभी आप देखिए एग्रीकल्चर बिल में उसमें भी यही काम किया। अभी एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो पकड़ाया है वहाँ भाग गया, बाद में फिर पकड़ाया, क्या हुआ, इस सब जो है युवाओं को बरगलाता है। वो पैसा भी कलेक्ट करता है पंजाब में युवाओं को नशीली पदार्थ में ढकेल कर, इस प्रकार से पैसे कलेक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब आपको ये बात जानकारी जरूर मिल गई होगी कि भारत में जो खालिस्तान का व्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़ा। अब आप ये जानिए कि वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन का अस्तित्व क्या है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का गहरा प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, सिख के कुछ युवा वर्ग पे पड़ा है ना, सिख के कुछ युवा वर्ग पे पड़ा इसका गहरा प्रभाव। परिणाम क्या हुआ कि एक छोटा सा पंजाबी कम्युनिटी का अल्पसंख्यक वर्ग है जो अतीत से, यानी कि जो घटना हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार उससे चिपका रहा और वो कुछ लेफ्ट और राइट जो विंग के लीडर है उनके साथ मिलकर राजनीतिक रोटी सेकने का भी प्रयास करते रहे। हालांकि राजनीतिक किसी दलों ने इन लोगों को समर्थन नहीं दिया, है ना। इसके बाद वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो कोई समर्थन नहीं दिया। लेकिन वही लोग 1980 के दशक को, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर के दशक को अंधकार का युग मानते हैं। कौन? खालिस्तानी लोग, और भिंडरावाले को शहीद के रूप में मानते हैं। यही उनके अंदर टसन है। इसी टसन का परिणाम है कि वो बार बार क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ खालिस्तान की मांग के लिए प्रवोक हो रहे हैं। पाकिस्तान उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। भारत के भी कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आंतरिक रूप से उनका मदद करने का बीड़ा उठा लिए हैं। जैसे कि भारत को कभी भी भारतीयों से न डर है, भारत के बाहर से डर नहीं है। भारत को हमेशा भारतीयों ने मिल के डराया है और भारत को हमेशा भारतीयों ने ही गुलाम बनाया है। विदेशी में इतनी ताकत नहीं है कि भारत को गुलाम बना ले। इसलिए भारत की विशेषता ये नहीं है कि यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश तक का सौदा करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो देश का सौदा कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए अपनी कमाई का इंतजाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भारत कनाडा के बीच में जो मेन मुद्दा है खालिस्तान वाला, और चूँकि खालिस्तान जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ वोट बैंक में अपना रसूख रखती है,
इसलिए कनाडा की सरकार इस प्रकार का चाल हमारे साथ चलती है। हम अगले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कनाडा का भारत के साथ अभी हाल फिलहाल में लगभग 7-8 साल से मामला ठीक नहीं चल रहा है। G20 के बाद तो बहुत चरम सीमा पर चला गया है, एम्बेसी बंद तक करने की नौबत आई है, अपने अपने एम्बेसडर को बुला लिया गया है। अब देखते हैं उसके मामले में अगला वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आपका इन्फॉर्मेशन आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और आगे बढ़ाते भी रहिएगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।